हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम अपने सप्लाई एनालिसिस के चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और वो है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। पिछले वीडियो में मैंने लॉ ऑफ सप्लाई का मीनिंग पार्ट बताया था, उसका इंट्रोडक्शन, उसका स्टेटमेंट, उसका शेड्यूल डायग्राम और उसके अजम्पशंस को मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा। सो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस क्या हैं और एक्सेप्शन किसे कहते हैं। तो बच्चों याद रखिए, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी सिचुएशंस, जो भी कंडीशंस लॉ के अगेंस्ट जाती हैं, लॉ के अपोजिट जाती हैं, उन्हें कहते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ। अब लॉ ऑफ सप्लाई, जिसमें हमारे अल्फ्रेड मार्शल सर ने ये बताया कि लॉ ऑफ सप्लाई एक ऐसा सप्लाई है जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया कि प्राइस का और क्वांटिटी सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब क्या, उन्होंने ये समझाया था, जो मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया, कि जब प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं तो सेलर्स क्वांटिटी सप्लाई को बढ़ाते हैं, मतलब वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट को बेचते हैं। यानी प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी ज़्यादा होगी मार्केट में सेलर्स की तरफ से। वेरएस अगर प्रोडक्ट के प्राइस कम हो जाएंगे, प्रोडक्ट के प्राइस नीचे आ जाएंगे, तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगी, सेलर कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट को बेचेंगे ताकि ज़्यादा लॉस ना उठाना पड़े। तो ये तो लॉ में सिखाया था। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी सिचुएशन है जो इस लॉ के अगेंस्ट जाती हैं। अगेंस्ट का मतलब ऐसी सिचुएशन देखी गई हैं जहां प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है, प्रोडक्ट का प्राइस राइज होता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी सप्लाई बढ़ती नहीं बल्कि कम भी होती है। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि प्रोडक्ट के प्राइस कम होते हैं तो सप्लाई कम नहीं हो पाती, बल्कि प्राइस कम होने पर भी सेलर ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर देते हैं। तो ये बात भी लॉ के अगेंस्ट चली जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस जहां पर लॉ के अगेंस्ट कॉन्सेप्ट जाता हो, ऐसी सिचुएशंस को हम कहते हैं एक्सेप्शंस। ओके, एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ। और यहाँ पर हम लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शन सीखने वाले हैं, जिसमें पहला पॉइंट हमारे पास है सप्लाई ऑफ लेबर का। ध्यान से समझिएगा, सप्लाई ऑफ लेबर। लेबर का मतलब किसी भी मजदूर की हार्डवर्क के बारे में कहा गया। कोई मजदूर जो हार्डवर्क करता है, मेहनत करता है, उसकी मेहनत, उसके हार्डवर्क को हम लेबर कहते हैं। स्टूडेंट, ये कहा जाता है यहाँ पर कि जो मजदूर अपनी मेहनत करते हैं, तो इनिशियल टाइम में जब वो कोई काम करते हैं और उनकी पगार बढ़ाई जाती है, और जनरली पगार पर आवर दी जाती है। जनरली बच्चों पर आवर, पर डे या पर वीक भी दी जाती है बच्चों। यहाँ पर एग्जाम्पल में पर आवर का कॉन्सेप्ट है, हर घंटे के हिसाब से। तो अगर घंटों के हिसाब से पगार दी जाए, पगार यानी मजदूरों को दी जाए, लेबरर्स को, तो लेबरर्स का इनिशियल जो सिचुएशन होता है वो होता है कि अगर उनकी पगार को बढ़ा दिया जाए तो वो अपने टाइम पीरियड को भी बढ़ाते हैं, मतलब वो ज़्यादा घंटे काम करने के लिए तैयार होते हैं। लेबर अपने काम को ज़्यादा सप्लाई करते हैं, मजदूर अपनी ज़्यादा मेहनत देने के लिए तैयार होते हैं, और उसे कहते हैं लेबर सप्लाई। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जहां मजदूर की पगार तो हम बढ़ाते हैं, मजदूर के वेजेस को बढ़ाते हैं, लेकिन मजदूर अपनी जो मेहनत है, जो सप्लाई उन्हें देनी है, अपनी लेबर की अपनी मेहनत जो देनी है, वो उसको बढ़ाते नहीं हैं, वो उसको बल्कि कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। अब ऐसा कैसे होता है, किस तरीके से होता है, उसको समझने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट पेज पर ले चलता हूं, क्योंकि उसमें हमें नंबर्स के साथ एक टेबल के थ्रू उसको समझाने की कोशिश है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक टेबल है लेबर सप्लाई शेड्यूल का, जिसमें आपको वेज रेट पर आवर दिया है, यानी 1 घंटे का रेट, 1 घंटे के लिए कितने पैसे दिए जाएंगे। दूसरे पर है आवर्स ऑफ वर्क, यानी पर डे में कितने आवर्स ऑफ वर्क, ओके, और टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस, कितनी अमाउंट ऑफ वेजेस पे की जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले 1 घंटे का वेज रेट पर आवर, 1 घंटे का 100 रुपये था, और आवर्स ऑफ वर्क पर डे 5 घंटे मजदूर काम करता था, तो 100 रुपये जब मिलते थे, 5 घंटे काम करता था, टोटल वेजेस उसकी 500 रुपये हो जाती थी, 500 रुपये को कमा लेते। उसके बाद 100 से 200 रुपये की पगार हुई, मतलब पगार बढ़ गई 100 से 200, तो उसने क्या किया, उसने अपने आवर्स को बढ़ा दिया, अपनी मेहनत को बढ़ा दिया। अब वो 5 घंटे के बदले 7 घंटे काम कर रहा है, आपके सामने है टेबल। अब 200 रुपये उसे मिल रहे हैं 7 घंटे के लिए, तो उसको 1400 रुपये कमाने का मौका मिल रहा है। तो जैसे ही उसकी पगार बढ़ी, उसने अपने लेबर सप्लाई को, अपनी मेहनत को भी बढ़ाया। लेकिन ट्विस्ट अब आ रहा है। अब आप थर्ड पार्ट पे देखेंगे कि जब उसकी पगार 200 से 300 रुपये कर दी गई पर आवर, यानी 1 घंटे के लिए 300 रुपये, तो इस मजदूर ने क्या किया कि मजदूर ने अपनी मेहनत 7 घंटे के बदले सिर्फ 6 घंटा कर दी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 7 के बदले 6 आ रहे, और 300 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें, स्टिल ही इज गेटिंग 1800 रुपीज़। मतलब 6 घंटे काम करके भी उसे 1800 रुपये मिल जा रहे हैं, जबकि पहले 7 घंटे काम करके सिर्फ 1400 कमाता था।
तो ये हुआ क्यों बच्चों? देखिए समझिए एक बात को, मजदूर जो होते हैं, लेबर्स जो होते हैं, शुरुआत में इनिशियल पीरियड में कोई भी मजदूर, कोई भी वर्कर्स जो होते हैं, शुरुआत में जब उन्हें पगार ज़्यादा दिखती है तो वो ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद, कुछ वक्त के बाद, वर्कर्स, लेबरर्स, मजदूर ये चाहते हैं कि उनकी पगार तो बढ़े, उनकी वेजेस तो बढ़े, लेकिन उनको मेहनत ज़्यादा ना करना पड़े, ताकि वो अपना जो लीजर टाइम है, जो फ्री टाइम जो वहाँ से बच जाता है, ज़्यादा काम ना करने के बाद जो समय वो अपनी फैमिली के साथ बिताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ बिताएं, या अपनी कोई एक्टिविटी करने में, या अपने मम्मी पापा के साथ वो टाइम बिताएं। ऐसा भी होता है। तो मजदूर का बिहेवियर ये देखा गया कि शुरुआत में जब पगार बढ़ती है तब तो वो अपनी मेहनत बढ़ाते हैं, लेकिन आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उनकी पगार बढ़ती भी है तो भी वो अपनी लेबर को, अपनी मेहनत को ज़्यादा नहीं करते बल्कि कम कर देते हैं, जैसा ये टेबल में देखा गया। और इसके वजह से यहाँ आप डायग्राम देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने डायग्राम आ रहा है, ध्यान देखिएगा कि इसके वजह से जो लेबर सप्लाई कर्व बनता है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, लेबर सप्लाई कर्व वो बैकवर्ड बेंडिंग होता है। बैकवर्ड बेंडिंग का मतलब पीछे की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं इसमें ये पीछे की तरफ गया, पहले एस से ए तक गया, ओके, जब पगार बढ़ी तो उसने मेहनत बढ़ाया वो, लेकिन फिर उसके बाद ए से S1 पीछे की तरफ आया, जो दिखा रहा है कि पगार तो बढ़ी, पगार 200 से 300 तो हुई, लेकिन भाई साहब ने 7 घंटे के बदले सिर्फ 6 घंटा काम किया। तो याद रखिए, लेबर सप्लाई कर्व का ये पॉइंट जो हमें सिखाता है कि शुरुआत में तो पगार बढ़ने पर मजदूर अपनी सप्लाई को बढ़ाता है, मेहनत को बढ़ाता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद, एक समय के बाद पगार बढ़ भी जाए तो वो अपनी मेहनत को बढ़ाता नहीं है बल्कि वो उसको कम कर देता है। और इस वजह से एक डायग्राम जो हमारे सामने आता है वो है बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई को, जो पीछे की तरफ आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है। अब स्टूडेंट ये तो बात हो गई हमारे पहले एक्सेप्शन की। आगे बढ़ूंगा और नेक्स्ट पॉइंट लूंगा और वो है एग्रीकल्चरल गुड्स का, जो आपकी स्क्रीन पर है। स्टूडेंट्स यहाँ आप देखेंगे द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चरल गुड्स एज दे आर प्रोड्यूस इन ए स्पेसिफिक सीजन एंड देयर प्रोडक्शन डिपेंड ऑन वेदर कंडीशन। दूसरा एक्सेप्शन जो है वो एग्रीकल्चरल गुड्स के बारे में, जो खेती बाड़ी के प्रोडक्ट्स होते हैं, गेहूं है, चावल है, हाँ स्टूडेंट्स, वेजिटेबल्स हैं जो खेतों में उगते हैं बच्चों, वो चीज़ों का है। इनके बारे में एक आ जाता है कि एक्सेप्शनल केसेस हैं। बहुत बार इनका प्राइस बढ़ भी जाए तो सप्लाई नहीं बढ़ाई जाती, क्योंकि होती ही नहीं है, खेतों में फसल ही नहीं उगती, प्रोडक्ट की प्राइस तो बढ़ी लेकिन हम सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, तो लॉ के अगेंस्ट जाते हैं। वेरेज बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइस कम हो जाए तो सप्लाई कम होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता, प्राइस कम होने के बावजूद भी मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा माल बेच देते हैं क्योंकि बम्पर क्रॉप हो जाती है। तो एग्रीकल्चरल गुड्स भी लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शन में कंसीडर किया जाता है, जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट पार्ट देखें स्टूडेंट्स, तो थर्ड पॉइंट जो है वो है अर्जेंट नीड फॉर कैश। अगर सेलर को कभी पैसों की बहुत अर्जेंट नीड हो, उसे पैसे बहुत जल्दी में चाहिए हों स्टूडेंट, तो वो फिर लॉ ऑफ सप्लाई के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता बल्कि वो उसके अपोजिट में काम करते हैं। अपोजिट का मतलब क्या, उसे पैसों की बहुत नीड है, सेलर को पैसे बहुत चाहिए, उसे अर्जेंटली नीड है, तो वो क्या करेगा, वो कम प्राइस पर भी ज़्यादा माल बेचकर ख़त्म करेगा ताकि उसको कैश मिल सके, कैश मिले उसको। बच्चों समझिए इस बात, ऐसा होता है कि वो क्या करते हैं कि कम प्राइस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बेच करके ख़त्म करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सेल कर देते हैं। ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है बच्चों, ठीक है। तो वो बात भी लॉ के अगेंस्ट चली जाती है। उसके बाद में है पेरिशेबल गुड्स। आप जानते हैं पेरिशेबल गुड्स के बारे में, जो ज़्यादा दिनों तक लॉन्ग लास्टिंग अच्छी नहीं रहती बल्कि ख़राब हो जाती हैं, उन्हें हम पेरिशेबल कहते हैं। लाइक वी कैन से मिल्क हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फिश हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसको ज़्यादा दिन तक हम स्टोर करके ड्यूरेबल नहीं रख सकते। तो ऐसे गुड्स में भी देखा गया है कि इनमें भी लॉ ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो नहीं होता। बहुत बार हम ये देखते हैं कि प्राइस कम करके इसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सेलर्स की तरफ से बेच दी जाती है। प्राइस कम, सप्लाई ज़्यादा कर देते हैं, जबकि लॉ सिखाता है प्राइस कम पे सप्लाई भी कम होती है। बट यहाँ ऐसा फॉलो नहीं होता क्योंकि सेलर्स को मालूम है अगर वो उनके पेरिशेबल गुड्स को नहीं बेचेंगे तो उन्हें लॉस उठाना पड़ सकता है। जैसे फिश वगैरह को देखा होगा आपने, मच्छी बेचने वालों को, कि दोपहर और शाम के वक्त वो कम प्राइस करके अपनी मच्छियों को बेचकर ख़त्म कर देते हैं क्योंकि उनको मालूम है वरना उनकी फ़िश, उनका जो मछली बेचने का जो काम है उसमें उनको लॉस उठाना पड़ सकता है। एंड लास्ट है रेयर गुड्स। रेयर का मतलब वो गुड्स जो बहुत कम होती हैं, जो बहुत ही कम हैं। तो बच्चों रेयर गुड्स के केस में ही देखा गया क्योंकि वो बहुत रेयर हैं, बहुत कम होती हैं, उनके प्राइजेज़ अगर बढ़ते भी जाएँ, उनकी प्राइजेज़ अगर हाई भी होती जाएँ तो भी स्टूडेंट्स हम उनकी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते।
नहीं बढ़ा सकते, चाहे वो कितनी महंगी हो जाए। हम उनकी प्राइस, हम उनके सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो रेयर गुड्स हैं। रेयर गुड्स मतलब पुराने ज़माने की पेंटिंग हो सकती है, पुराने ज़माने की स्टैम्प्स हो सकती हैं, पुराने ज़माने के ओल्ड कॉइन्स हो सकते हैं, पुराने ज़माने की कोई एंटीक चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर प्राइस बढ़ता भी है उन चीज़ों का, तो भी हम उनकी सप्लाई को नहीं बढ़ा पाते और ये लॉ के अगेंस्ट जाती है। होप स्टूडेंट्स आपको एक्सेप्शंस का पार्ट समझ आ गया हो। अगर मान लीजिए हमें एक्सेप्शनल केसेस ऑफ सप्लाई के बारे में कहा जाए कि इसका सप्लाई कर्व बनाइए, तो बच्चों याद रखिएगा, नॉर्मल सप्लाई कर्व तो अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ जाता है, पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि प्राइस का और क्वांटिटी सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन अगर हमें एक्सेप्शनल केसेस के बारे में कहा जाए, तो याद रखिएगा जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उस केस में सप्लाई कर्व डाउनवर्ड होता है, एक्सेप्शनल सप्लाई कर्व डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ जाता है। होप स्टूडेंट इतना बात क्लियर हो गया होगा। आज यहीं पर हम अपने वीडियो को स्टॉप करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, वेरिएशन इन सप्लाई, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो आने वाले वीडियो में। होप आप अपना ध्यान रखें, आप अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखें, अपने क्रिएटर को हमेशा याद रखें। गॉड ब्लेस यू।